हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आणविक संरचनाएं, है ना। तो ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था बंध के प्रकार, है ना। पहला बंध हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आयनिक बंध। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे सहसंयोजक बंध, जिसको आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। देखो, सहसंयोजक बंध क्या होता है? जब कोई भी दो परमाणु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, शेयरिंग करते हैं और बंध का निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध कहलाता है ना। कोई भी जो परमाणु है वो सहसंयोजक बंध कब बनाता है? जब एक के पास क्या हो, एक अगर दो परमाणु हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो लोग क्या करते हैं? सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखना, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है 1 होता है, इसके अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही अगर हम एक और हाइड्रोजन लेंगे, इनके भी अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों का अष्टक यहाँ पर पूरा नहीं है, है ना। सहसंयोजक बंध बनाते क्यों हैं? इनको अपना अष्टक पूरा करना होता है। या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं अगर उसकी साइज़ जो है छोटी है तो, और अगर साइज़ बड़ी है तो वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करते हैं, है ना। तो ये जो हाइड्रोजन है, इसने क्या किया? ये इससे कहता है कि मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये हाइड्रोजन भी कहता है कि इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब दोनों हाइड्रोजन्स के पास इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो पूरा भरा हुआ नहीं है। तो दोनों क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है। वैसे ही हम लोग क्लोरीन का देखे थे, है ना। क्लोरीन के अंतिम कक्ष में, मतलब संयोजकता कोश कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। ये 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया हमारा 7वां इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैसे ही हमारे पास एक और क्लोरीन है, Cl2 की बात करें तो ये हो गया हमारे पास 4, 6 और ये है 7वां इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब यहाँ पर देखो, ना ही ये वाले क्लोरीन का अष्टक पूरा है, मतलब इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ना ही इस वाले क्लोरीन में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं? आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं ताकि इन दोनों का काम बन जाए, और दोनों जो है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। तो इस प्रकार के बंध को हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं, ठीक है। अब ये जो बंध बन रहा है वो किस प्रकार का बंध है? हमारा एकल बंध है ना। तो एकल बंध के साथ साथ हम लोग पढ़े हैं 10th में कि जो बंध है वो बहुबंध होते हैं। बहुबंध के अंतर्गत कौन से बंध आते हैं? जैसे कि द्विबंध हो गया या त्रिबंध हो गया, ठीक है। तो हम लोग एक बार देखते हैं बहुबंध का एग्जाम्पल, ठीक है। तो जो बहुबंध है उसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग देखते हैं द्विबंध का एग्जाम्पल, ठीक। तो जो द्विबंध के एग्जाम्पल है उसमें हम लोग क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 8 होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 और 6। तो यहाँ से देख के आपको पता चल रहा होगा कि इसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम 2 ऑक्सीजन, है ना, हमेशा ऑक्सीजन हम लोग कल पिछली क्लास में पढ़े थे कि जो परमाणु है उसका अस्तित्व नहीं होता, इसीलिए परमाणु जो है मिल करके क्या करते हैं? अणुओं का निर्माण करते हैं। तो ऑक्सीजन परमाणु ने क्या किया? अणु का निर्माण किया। तो एक और ऑक्सीजन लेंगे, यहाँ पर भी 2 हुआ, ये 4 और यहाँ पर 6, ठीक है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया। इसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है वो ये सोचता है कि मैं कैसे भी करके अपना अष्टक पूरा करूं। मतलब दोनों ऑक्सीजन अपनी अपनी जगह पर सोचते हैं कि हमको कैसे भी करके अपना अष्टक पूरा करना है और स्थायी होना है ना। अष्टक क्यों पूरा करना चाहते हैं? क्योंकि जब 8 इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो लोग क्या होते हैं? स्थायी होते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन सोचते हैं क्यों ना मैं ये सामने वाले ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लूँ, मतलब हम लोग शेयरिंग कर लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन इससे कहता है कि तुम अपना 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो ताकि तुम्हारा भी अष्टक पूरा हो जाए और मेरा भी अष्टक पूरा हो जाए। तो वही चीज़ इन दोनों में ही, दोनों ने क्या किया? आपसी सहमति से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की और इसने क्या बनाया? बंध बनाया। और कितना बंध बना? यहाँ पर 2 बंध बना। तो ऑक्सीजन हमेशा क्या फॉर्म करता है? डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है।
तो देखो अभी यहाँ पर हम तुमको एक एक चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जैसे ही तुम 12th क्लास में जाओगे तुमको कोई नहीं बताएगा कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं ना। तो इसीलिए ये चीज़ आपको 11th में सीखनी है कि जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे हाइड्रोजन, वो क्या कर रहा था, सिंगल बॉन्ड बना रहा था। ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। वैसे ही अब हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 और 5 लिखेंगे। ठीक है, तो इसके अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 और 5। वैसे ही फिर से हम एक नाइट्रोजन लेंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक, अब फिर से वही बात, ये जो नाइट्रोजन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5 इलेक्ट्रॉन। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब फिर से इसके बाद में वही दिमाग कि मुझे कैसे भी करके 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि मैं अपना अष्टक क्या करूं, पूरा कर लूं और स्थायित्व को प्राप्त करूं। तो ये लोग फिर से आपस में क्या करते हैं, बात करते हैं और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, ताकि जब इसने क्या किया, इससे 3 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसने क्या बनाया, त्रिबंध बनाया। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। हमेशा ध्यान रखना, जब ये एक बंध बनता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल यहाँ पर हो गया, दोनों का अष्टक पूरा हो गया। तो वही है सहसंयोजक बंध, जहाँ पर 2 जो परमाणु हैं वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके बंध का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना 2 शब्द आते हैं, एक होता है बंधित युग्म। ठीक है, एक बोलते हैं हम लोग बंधित युग्म। ठीक है, या इसको इंग्लिश में भी याद करना ज़रूरी है, इसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। क्यों इंग्लिश में याद करना ज़रूरी है, क्योंकि बुक में कई जगह आपको सीधे बॉन्ड पेयर लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए दोनों लैंग्वेज में याद करने की कोशिश करो, है ना। एक होता है बंधित युग्म, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, बॉन्ड पेयर। एक होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, युग्म मतलब क्या होता है, पेयर, है ना। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं वो क्या है, पेयर में है कि नहीं, 2 जोड़ी में है, 2 है मतलब वो क्या है, पेयर में है, जोड़ी में है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कहते हैं, लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो या शॉर्ट में इसको हम लोग LP भी लिखते हैं। ठीक, तो ये एक बार बता दिया गया, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखो बंधित युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है ना। बंधित युग्म आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो 3 जो बंध बने हैं, यहाँ पर ये जो 3 बंध हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इसने क्या बनाया, 3 बंध बनाया। तो यहाँ पर ये जो है, जो भी बंध बनाता है वो क्या कहलाता है, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाता है। ठीक है, अब ये दिख रहा होगा, ये जो है वो बेचारा अकेला है, मतलब खाली है, इसने बंध नहीं बनाया। तो ये नाम भी क्या लिखा है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। जो एकांक रहता है मतलब अकेला होता है, जिसने बंध नहीं बनाया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, तो एकदम अच्छे से ध्यान रखना इस बात को, जो भी बंध का निर्माण करता है तो वो क्या कहलाता है, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म या बॉन्ड पेयर कहलाता है। और जो भी इलेक्ट्रॉन मतलब बंध नहीं बना पाता, जो अकेला यहाँ पर बचा हुआ है, बंध नहीं बनाया है, तो वो क्या कहलाता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर उसको शॉर्ट में लिखा जाता है LP लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, सहसंयोजक बंध के प्रकार, है ना। हम लोगों ने सम और विषम सहसंयोजक बंध भी देखे हैं। सम वाले में क्या आता है, जैसे यही सब है, O2 हो गया, दोनों समान हैं इसलिए O2 N2 ये सब क्या है, सम में आएंगे। और विषम में कौन आते हैं, जितने भी अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे HCl हो गया, हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है, तो वो किस में आएंगे, विषम में। CHCl हो गया, सीजियम क्लोराइड, तो ये सब भी किस में आएंगे, विषम में आएंगे, है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, सहसंयोजक बंध हुआ। ठीक है, अब ये जो सहसंयोजक बंध है, इसके क्या होते हैं, गुण होते हैं कुछ, कि इनके गुण जो हैं वो किस आधार पर होते हैं, वो इनकी प्रकृति के आधार पर होते हैं, कि जो बंध है वो किस प्रकृति से बना हुआ है। ठीक है, तो जो सहसंयोजक बंध है, इसके गुण में सबसे पहला आता है, हम लोग पढ़ रहे हैं सहसंयोजक बंध के गुण, है ना। तो जो सहसंयोजक बंध है उसमें पहला गुण हम लोग क्या देखते हैं, भौतिक अवस्था। मतलब ये जो बंध है, इनकी भौतिक अवस्था है वो कैसी होती है,
ठीक है। भौतिक अवस्था का मतलब ये है कि वो जो बंध है वो कौन सी अवस्था में होता है, मतलब वो ठोस होगा, द्रव होगा या फिर गैस होगा, ठीक है। तो देखो हमेशा ध्यान देना कि जो बंध दुर्बल प्रवृत्ति के होते हैं वो या तो आपको सबसे पहले तो अगर जो दुर्बल होगा वो गैस होता है ना, और अगर उससे थोड़ा प्रबल हुआ तो द्रव, और सबसे ज़्यादा प्रबल हुआ तो वो ठोस प्रवृत्ति का होता है, ठीक है। तो सबसे दुर्बल बंध ना वॉन डर वाल बंध होता है, बल होता है, ठीक है। और सहसंयोजक बंध भी दुर्बल प्रवृत्ति का होने के कारण इसकी जो भौतिक अवस्था है वो कैसी होती है, द्रव या फिर गैस होती है, ठीक है। कभी कभी कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनका जो भार है वो बहुत ज़्यादा होता है ना, जिनका आणविक भार ज़्यादा होगा वो कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं, ठोस प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखोगे कि जो हमारा सहसंयोजक बंध का पहला गुण क्या है, भौतिक गुण। भौतिक गुण मतलब उनकी जो गुण है, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, मतलब वो ठोस में होते हैं, द्रव में होते हैं या फिर गैस में होते हैं। तो ध्यान देना कि सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, दुर्बल बंध होते हैं, इसीलिए ये द्रव और गैस अवस्था में ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन कुछ जो अणु हैं जिनका क्या होता है, भार जो है वो ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूलर वेट अगर ज़्यादा है तो वो कैसे होते हैं, ठोस प्रवृत्ति के पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपना सेकंड गुण देखते हैं, इनका है गलनांक और क्वथनांक, ठीक है। तो गलनांक और क्वथनांक से क्या समझते हो आप लोग, पहले भी मालूम होगा। गलनांक शब्दों से समझना, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। गलनांक और क्वथनांक, गलनांक का मतलब क्या हो रहा है हिंदी में समझना कि गलनांक को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये क्या है, गलनांक मतलब क्या हो रहा है, गल जाना, ठीक है। और मेल्टिंग वाला शब्द भी नया नहीं है, मेल्ट होना मतलब क्या होता है, पिघलना, ठीक है। गलनांक मतलब गल जाना और उसी को इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मतलब पिघलना, ठीक है। तो ध्यान देना क्या चीज़ पिघलता है, इसको हमको रसायन को याद नहीं करना है, हमको समझना है, कैसे भी करके कुछ ट्रिक अपने दिमाग में रखना है कि वो जो चीज़ है वो हमको हमेशा के लिए याद हो जाए, और हम बार बार ये ना सोचे कि अरे गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है ना। तो देखो गलनांक मतलब क्या हुआ, गल जाना, ठीक है। मेल्ट मतलब भी क्या होता है, पिघल जाना। तो कौन पिघलता है, जो ठोस होता है वो ही पिघलता है ना। ठोस से किस में पिघलेगा, द्रव में, ठीक है। जैसे तुम लोग डेयरी मिल्क चॉकलेट लेते हो, है ना, तो वो कैसे रहता है, ठोस रहता है। अगर हम उसको फ्रिज में रखें और जैसे ही हम उसको फ्रिज से निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, या तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो चॉकलेट है वो क्या हो गई, पिघल गई, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि ठोस से द्रव अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, गलनांक। और वैसे ही क्या है हमारा क्वथनांक। तो क्वथनांक में भी, क्वथनांक को हम लोग ये हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, और इसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो जो मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या हुआ, पिघलना, और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका क्या होता है, उबल करके किस में बदल जाना, भाप में बदल जाना, मतलब द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस को ध्यान रखना। गलनांक में क्या होता है, जो हमारा जो पदार्थ है वो किस में बदलता है, ठोस से द्रव में बदलता है। और क्वथनांक मतलब क्या हुआ कि जो पदार्थ है हमारा वो किस में बदला, द्रव से गैस अवस्था में बदलता है, ठीक है। तो ध्यान देना कि ये जो है हमारे सहसंयोजक बंध कैसे थे, दुर्बल प्रवृत्ति के थे। तो जब भी कोई अणु दुर्बल प्रवृत्ति का होता है तो वो आसानी से क्या हो जाएगा, गल जाएगा, मतलब हमको उसको कम ऊर्जा देनी लगेगी, है ना। तो यहाँ पर इनका जो गलनांक और क्वथनांक है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो होता है विलेयता। जितने भी सहसंयोजक बंध होते हैं वो अकार्बनिक जो विलायक है जैसे कि बेंजीन और ईथर है, इन सब में क्या होते हैं अविलेय, और जल में क्या होते हैं विलेय, मतलब हम इसको विलेय करके देखते हैं तो इसकी विलेयता का हमको पता चलता है, ठीक है। एक और पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, इनकी प्रवृत्ति। इनकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी होती, दैशिक प्रवृत्ति, मतलब हमको सहसंयोजक बंध से दिशा का पता चलता है कि जो कोई भी अणु है उसने किस प्रकार की दैशिक प्रवृत्ति है, मतलब वो समदैशिक है कि विषमदैशिक है, ठीक है। तो ये जो सारे पॉइंट्स थे वो क्या थे, हमारे सहसंयोजक बंध के गुण थे, ठीक है। तो सहसंयोजक बंध हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या देखना है, आयनिक बंध, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके गुण देखने हैं, ठीक है। देखो आयनिक बंध मतलब हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो तत्व है तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, और एक में जिसने भी इलेक्ट्रॉन का क्या किया, त्याग किया, उसमें कैसा आवेश आता है,
धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज। और जो भी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, उसमें क्या आता है, निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, इसको हमने पिछली क्लास में देखा हुआ है। तो वही चीज़ है, यहाँ पर हमने एक और एग्जाम्पल लिया, कैल्शियम। इसके पास कितना है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 20। अब ये क्या होगा, इसका 2, 8, 8 और 2 है ना। तो हम इसका परमाणु क्रमांक देखकर ये सोचते हैं कि इसके अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको त्यागना आसान है या इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बाकी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना इजी है ना। या तो हम क्या कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन को इसमें क्या कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन को हम या तो ग्रहण कर सकते हैं, है ना, या फिर हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग देख के बताइए कि हमारे लिए क्या ज़्यादा इजी होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ज़्यादा इजी होगा कि अगर हम इसको हटा दें तो आसानी से हमको आखिरी में क्या होगा, अष्टक पूरा मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2, 8 और 8। तो ये क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना। तो जैसे ही इसमें क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, तो हमको क्या पता चला कि ये पहले क्या था, परमाणु था। अब परमाणु से वो किस में बदल गया, आयन में बदल गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखना कि पहले ये परमाणु था, जैसे ही इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो ये परमाणु से किस में बदल गया, आयन में बदल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, जो आयनिक बंध है उसके गुण देखते हैं, है ना। तो आयनिक बंध के गुण जो है वो क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयनन विभव। ठीक है, आयनन विभव क्या होता है, पहला जो आयनिक बंध का गुण है आयनन विभव, है ना। आयनन विभव मतलब जैसे कि हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड है, ठीक है, उस कंपाउंड को, जैसे हमारे पास NaCl का क्रिस्टल है ना, NaCl सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है। तो उसको तोड़ने के लिए हमको जितनी भी ऊर्जा लगेगी वो क्या है, हमारा आयनन विभव कहलाता है ना। सॉरी, ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग वो क्या है, आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो इसको प्रभावित करने वाले कारक में पहला क्या होगा, पहला हमारा है आयनन विभव। ठीक है, तो आयनन विभव किसको बोलते हैं कि जब भी हमारा जो NaCl क्रिस्टल है उसको तोड़ने के लिए हमको जितनी ऊर्जा लगती है वो क्या कहलाता है, हमारा आयनन विभव कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकता है ना, जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे पास 2 प्रकार के अणु हैं, एक हमारा छोटा है आकृति में और एक क्या है, बड़ा है आकृति में। तो जो छोटा है उसके पास क्या होगा, प्रबल बंध होगा, है ना। यहाँ पर क्या है, प्रबल बंध है, और यहाँ पर कैसा है, दुर्बल बंध है ना। तो जब भी अगर तुमको प्रबल बंध मिलेगा तो उसको हमको तोड़ने में क्या लगती है, ज़्यादा ऊर्जा लगती है। ठीक है, और अगर हमको क्या मिलता है, दुर्बल बंध मिलता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से तोड़ सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर हमारी किसी के साथ दोस्ती होती है तो वो अगर वो प्रबल है ना, तो अगर प्रबल है दोस्ती तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता, है ना। और अगर हमारी दोस्ती क्या है, दुर्बल है, तो उसको हम लोग या कोई और भी उसको आसानी से तोड़ सकता है। तो वही चीज़ समझना, अगर आकृति छोटी है ना, अगर 2 ही लोग, 2 3 लोग दोस्त हैं, तो उस वहाँ पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, प्रबल मतलब अच्छी गहरी दोस्ती हो जाती है। लेकिन अगर वहीं पर 10 लोग दोस्त हैं तो वो क्या हो जाता है, कोई एक बात किसी को बता दे रहे हैं तो इस वजह से क्या हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर समझना, यहाँ पर आकृति छोटी है तो इन्होंने क्या किया, प्रबल बंध बना लिया। यहाँ पर आकृति बड़ी है तो इसने क्या किया, दुर्बल बंध बनाया। तो प्रबल बंध को तोड़ने में हमको क्या हुई, ज़्यादा ऊर्जा लगी, और दुर्बल बंध को हमने क्या कर लिया, आसानी से तोड़ लिया, है ना। तो आयनन विभव में क्या लिखोगे कि यहाँ पर क्या है, जो आयनिक जो बंध होते हैं, अगर वहाँ पर दुर्बल बंध होगा तो वहाँ पर आयनन विभव क्या होगी, कम होगी, और अगर वहाँ पर प्रबल बंध होगा तो उसका आयनन विभव क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसके बारे में और डिटेल चैप्टर 3 में है, तो आगे हम लोग उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा कवर हुआ आयनन विभव। ठीक, अब दूसरा हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, है ना। जैसे कि हमको किसी भी क्रिस्टल को तोड़ने के लिए क्या लगता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि M है ना, M मतलब कोई भी मेटल है या धातु है,
जब हम लोग इसको कोई इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो किस में बदलता है, M- में, है ना। ध्यान देना, जब हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गया तो उसको माइनस से दर्शाते हैं। अगर किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो वो प्लस से दर्शाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, जब हमने किसी धातु को इलेक्ट्रॉन दिया तो वो किस में बदल गया, माइनस में बदल गया, है ना। तो इसी को देखना कि जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऊर्जा मुक्त करते हैं, ठीक है। और जितना ऊर्जा मुक्त करेंगे उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है उतनी ही क्या होती है, उच्च होती है, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है जालक ऊर्जा, है ना। जालक ऊर्जा किसको बोलते हैं, जैसे कि अगर कोई हमारे पास क्या है, क्रिस्टल है ना, कोई भी एक क्रिस्टल हुआ और उसके अवयवी आयन को पृथक करने के लिए, जैसे कि ये हमारे पास एक क्यूब है ना, एक घन है, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत सारे अणु हैं, ये जो किनारे हैं इसमें बहुत सारे अणु होते हैं, ठीक है। अब ये जो संरचना है वो किसकी संरचना है, सीजियम क्लोराइड की संरचना है, ठीक है। अब इस संरचना में बहुत सारे अणु हैं और इसको तोड़ने के लिए हमको जो ऊर्जा लगेगी वो क्या कहलाती है, जालक ऊर्जा। हमेशा ध्यान देना, इस टाइप की जो संरचना होगी ये एक छोटी संरचना है, इसकी बड़ी संरचना भी बनती है, तो इसको तोड़ने के लिए हमको जो भी ऊर्जा लगती है वो क्या कहलाती है, जालक ऊर्जा। यही हमारा क्या है, एक जालक है। ये जो ऐसा बना हुआ है ना, ये जो हिस्सा है ये हमारा क्या कहलाता है, जालक कहलाता है। ये जो है ये हिस्सा, ये पूरा क्या है, हमारा जालक है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा हम लोग कैसे लिखेंगे कि ये जो है हमारा एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल है और इसके आयनों को, यहाँ हर कॉर्नर में क्या है, आयन है, इसके आयनों को पृथक करने के लिए जो ऊर्जा लगेगी वो हमारी क्या कहलाती है, जालक ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, आयनिक बंध को प्रभावित करने वाले क्या थे, कारक थे, ठीक है। इसके बाद हमने दो बंध पढ़ा, एक तीसरा बंध है हमारा क्या है, उप सहसंयोजक बंध। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हमको 12th क्लास में पढ़ना है। सिर्फ यहाँ पर देखो, जो सहसंयोजक बंध था वहाँ पर क्या हो रही थी, इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी हो रही थी, ठीक है। आयनिक बंध में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था एक के पास और एक के पास इलेक्ट्रॉन क्या था, कम था, तो दोनों क्या करते हैं, एक देता है इलेक्ट्रॉन और एक लेता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और एक के पास इलेक्ट्रॉन है, ये तो दिख रहा है ना। मतलब ये ऐसा दिखा, मतलब वो कौन सा इलेक्ट्रॉन है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पूरा का पूरा नहीं देता, वो अपने पास भी रखता है और वो सामने वाले को भी उस इलेक्ट्रॉन को देता है। और इसको क्या कहते हैं, देने वाले को दाता परमाणु, और जो ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रहण करता, है ना। और इसको एक स्पेशल एरो तीर के निशान से दर्शाते हैं और इसको कैसे लिखा जाता है, कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे कि BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, और अमोनिया जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता, या इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अभी पढ़े हैं। जो बंध नहीं बनाता वो क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है और इस प्रकार के बंध को हम लोग क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक बंध कहते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, तीनों प्रकार के जो बंध होते हैं, सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध और उपसहसंयोजक बंध, इनके गुण पढ़े, इनको प्रभावित करने वाले का कारक के बारे में पढ़ा और इनकी संरचना हमने देखी, ठीक है। तो बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, तब इससे क्या होगा कि जितने भी मैं वीडियोस आपको यहाँ पर डालूँगी वो सीधे आपको दिखने लगेंगे, नहीं तो आसानी से वो आपको मिलेगा नहीं, है ना। तो इसके साथ क्लास को आज ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओके, थैंक यू सो मच।